इनको यार चेक किया करो, इन्हें मैंने उस दिन कहा सवाल एक मुकम्मल रखना है, 15 दिन पहले का कहा हुआ है, फिर वो इनकम्प्लीट रखा है इन्होंने। वो टिश्यू देना, इनसे पूछना ये लड़के का नाम क्या है, अलीम है, अलीम और हाफिज से पूछना क्या किया है इन्होंने, ठीक है ना। क्योंकि जब टीचर एक बात कह देता है ना, वो फिर मतलब उसका रिगार्ड होना चाहिए स्टूडेंट्स की नज़र में भी, और इनको भी पता होना चाहिए। चलो करो ओपन। बिस्मिल्लाह। आप बच्चों को 15 दिन से कह रहे हैं जी, हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट कोई मुझे कंफर्म कर दे मेरी आवाज़ आपको सही आ रही है, कोई हैंड रेज करके बता दे। जी अदनान मिर्जा से पूछो जी। सर बिल्कुल क्लियर आवाज है। चलो थैंक यू, बंद कर दें, म्यूट कर दें। ओके। अच्छा जी, अब मैंने आप लोगों को, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था करने के लिए, कौन सा क्वेश्चन था, मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 थी, और वो इनडायरेक्ट मेथड से करनी थी। तो उसमें किसी का कोई मसला, कोई प्रॉब्लम आया हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इनडायरेक्ट मेथड से, हमने सैटरडे को ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, एग्जांपल 1 मैंने कर दी थी, 2 आप लोगों को दिया था। तो उसमें अगर कोई मसला आया है, इनडायरेक्ट मेथड मैंने किया था, आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दिया था, किसी को कोई प्रॉब्लम आया हो तो वो बताएं जी, बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये उस क्वेश्चन में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो आपने एग्जांपल करवाई थी उसमें एक बात पूछनी थी कि वो जो रिटेन अर्निंग का जो आपने अकाउंट वो बैलेंस आ गया था, आपने कहा ये बैलेंस ही आएगा, तो ऐसा क्यों होगा? हर दफा ऐसा नहीं होगा, उस दिन बैलेंस आ गया था क्योंकि कोई डिविडेंड नहीं था। अगर ठीक। डिविडेंड कोई होगा तो वो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। ओके सर, थैंक यू। क्लोज करेंगे। किसी का कोई इशू नहीं है जी, वेरी गुड। अच्छा जी, आज हमने क्या करना है, हमने इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 को ही करते हैं पहले। उसकी वजह यह है कि ये हमें पैरेलल चला, एक दफ़ा इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लें, उसके बाद फिर आगे जो क्वेश्चन वो जिस तरीके से कहेगा हम उस तरीके से उसे अटेम्प्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब डायरेक्ट मेथड से किसी चीज़ को अटेम्प्ट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो कैश फ्लो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डिफरेंट होता है, मतलब वो डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट होता है, कैश फ्लो तो उतना निकलता है, लेकिन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का वही कैलकुलेशन है जो हमने कर लिया, और वो डायरेक्ट मेथड से ही, उसकी कोई इनडायरेक्ट मेथड नहीं है। तो लिहाजा क्या करेंगे हम, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का डायरेक्ट कैश फ्लो निकालेंगे, और उसमें वही उस दिन वाला इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ऑलरेडी कैलकुलेट हुआ हुआ है, वो उसी तरह से ही होना है, वो करके तो वही कैश फ्लो बन जाएगी। तो देखें जरा क्या करना है जी, निकालें जी जरा सोल्यूशन। मुझे पेज चाहिए, पेज पेज पेज। ओके। अच्छा जी। यहाँ हम उसी तरह बनेगी, जो भी कंपनी का नाम होगा एक्स वाई एंड को, ठीक है। इसको लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, उसी तरह फॉर द ईयर एंडेड, मेरा ख्याल क्या था, जून था, 30 जून 2017 था। ओके। यहाँ हम कोई वर्किंग करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी पहली एक्टिविटी है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, 1000 में थी फिगर, है ना। ओके। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से पता चलना है कि आपने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन करें, वो बता देगा कि जिसको डायरेक्ट से करें इनडायरेक्ट से करें। अगर वो ना बताए तो व्हाट आई बिलीव जो इनडायरेक्ट मेथड है वो थोड़ा शॉर्टेस्ट है और उसकी हमारी प्रैक्टिस भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है।
तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सीधा सीधा हमने कैश फ्लोज कैलकुलेट करने हैं, कोई प्रॉफिट नहीं लेना, उसके अंदर कोई नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग की एडजस्टमेंट नहीं डाली, हमने सिंपल एक प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है कैश बेसिस के ऊपर। तो यहां पर सबसे पहले आएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल एंड रिसीवेबल। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए इधर वर्किंग क्या बनानी है, इसके लिए इधर रिसीवेबल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है जी, चलें जी, ओपनिंग बैलेंस कितना है रिसीवेबल का जी ग्रॉस जब हमने रिसीवेबल अकाउंट बनाना है तो आपको पता है रिसीवेबल अकाउंट में से प्रोविजन माइनस नहीं हुई होती। ठीक है, रिसीवेबल अकाउंट में से प्रोविजन माइनस नहीं हुई होती। तो यहां पर क्या है, यहां पर प्रोविजन का जिक्र किया गया है लेकिन प्रोविजन शायद बताई नहीं गई। ठीक है, तो प्रोविजन की पॉलिसी बताई गई है। क्या पॉलिसी बताई, कितनी प्रोविजन करते हैं हम, 6%। इसका मतलब ये हुआ, जरा बैलेंस शीट निकालो ना इसका मतलब ये हुआ, ये वाला क्वेश्चन है, इसका मतलब ये हुआ ये वाले जो ट्रेड रिसीवेबल हैं ओपनिंग और क्लोजिंग भी, ये भी 94% हैं और ये भी 94%। ठीक है, जबकि जब हम रिसीवेबल अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर नेट ऑफ प्रोविजन जो है वो नहीं लेते रिसीवेबल, क्योंकि नेट ऑफ प्रोविजन करना प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट है, जबकि बुक्स के अंदर रिसीवेबल एक अलग अकाउंट है और प्रोविजन एक अलग अकाउंट है। तो जब मुझे ये पता है कि ये नेट हैं, उसे पहली बात लिख देना चाहिए था, लेकिन वो आपका नॉलेज टेस्ट कर रहा है, उसने नेट नहीं लिखा। आपको कैसे पता चला नेट, क्योंकि इधर कोई प्रोविजन का बैलेंस नहीं दिया हुआ या यहां से माइनस नहीं हुआ तो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन प्रोविजन की पॉलिसी है, इसका मतलब क्या हुआ, ये नेट रिसीवेबल है। अब आप इनको क्या करेंगे, ये ओपनिंग को आप कन्वर्ट करें 100% में तो ग्रॉस रिसीवेबल आ जाएंगे। 56,000 डिवाइडेड बाय 94 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितने आए जी, हाँ जी, ये क्या है, ये हमारे ओपनिंग रिसीवेबल हैं, निकालें जी जरा ग्रॉस रिसीवेबल। ये आ गया जी 59,574। ओके, इतनी फिगर आती है 56 डिवाइडेड बाय 94 मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके डन, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस भी इसी तरह से, उसे भी ग्रॉस अप करें, कितना आता है जी, 72340, ये आ गया जी। ठीक है, ओके। अब हमने क्या करना है जी, रिसीवेबल अकाउंट के अंदर सेल कितनी है, कैश या क्रेडिट। जब मैं रिसीवेबल अकाउंट बनाता हूं तो मैं टोटल सेल इधर लिख देता हूं, चाहे वो कैश में भी हो चाहे वो क्रेडिट भी हो, क्योंकि वो कैश भी हुई तो इधर क्रेडिट हो गए, बैलेंसिंग फिगर कैश निकल आएगी। ठीक है, तो लिहाजा उसे अगर अलग-अलग सेग्रीगेशन मौजूद हो तो फिर यहाँ सिर्फ क्रेडिट सेल ले लें, यहाँ से कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर एंड सेल उधार सेल से निकल आएगा, उसमें कैश सेल का कैश ऐड कर दें, टोटल इधर लिख दें। और अगर सेल का कोई ब्रेकअप ना दिया हुआ हो कि उसमें क्रेडिट कितनी है कैश कितनी है, तो फिर सारी सेल इनकम स्टेटमेंट से उठा के इधर लिखते हैं, निकालें जी कितनी सेल है। कोई ब्रेकअप दिया हुआ है, इनकम स्टेटमेंट पे चले जाएं। ब्रेकअप दिया हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है जी, 60%, ये लिखा हुआ है जी 60% ऑफ द सेल वर मेड ऑन क्रेडिट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से 40% कैश है। ठीक है, इसमें से इसका 40% ले लें, वो कितना बना, एक तो ये कैश है और एक उधार सेल से जो कैश आएगा वो है। अगर ये ना दिया हुआ होता, अगर ये लाइन ना लिखी हुई होती तो मैंने ये सारी सेल उठा के उधर लिख देनी थी, फिगर वही निकल आनी थी। ठीक है, तो अब दिया हुआ है इसका 273 का 40% ले, कितना बनता है, 1,09,200। एक तो ये कैश है और दूसरे बाकी सेल कितनी बची, 60%, वो ले जाए रिसीवेबल अकाउंट के अंदर। चलें जी रिसीवेबल अकाउंट के अंदर, यहाँ ये क्या हुआ, अच्छा कितना, 1,63,800।
ये सेल है उधार, सॉरी 1,63,800, ये उधार सेल है, डेबिट करेंगे ना रिसीवेबल को। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा हमारे पास ये आ गया जी। अब इसमें देखें कोई बैड डेट्स वगैरह तो नहीं है क्वेश्चन के अंदर, प्रोविजन करना और बात है, एक्चुअल बैड डेट्स, एक्चुअल बैड डेट्स चले जी जरा, कहीं लिखा हुआ होगा, कहता है ड्यूरिंग द ईयर ट्रेड रिसीवेबल 7 मिलियन वर रिटर्न ऑफ, ये देखें ये लाइन लिखी हुई है। प्रोविजन का कोई ताल्लुक नहीं होता रिसीवेबल अकाउंट के साथ, लेकिन जो बैड डेट राइट ऑफ होते हैं उनकी तो एंट्री यही होती है ना, बैड डेट्स टू रिसीवेबल या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू रिसीवेबल, दोनों तरह से एंट्री करते हैं। रिसीवेबल ने बहरहाल क्रेडिट होना है, 7 मिलियन मीन 7,000, तो क्या हुआ, रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे, चलेंगे, ये हुआ जी यहाँ पर बैड डेट्स। कोई डिस्काउंट वगैरह तो नहीं हमने दिया हुआ रिसीवेबल्स को, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लिहाजा अब मैं इसकी बैलेंसिंग करूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी बैलेंसिंग करने से ये टोटल लगाया, ये टोटल लगाया, यहाँ जो फिगर निकल आएगी वो क्या निकल आएगा, कैश रिसीव्ड निकल आएगा 1,44,034, ये कैश निकला जी, ये जिसको कि मैं ये रेक्टेंगल कर रहा हूँ, ठीक है। अब टोटल कैश कितना हो गया, ये हम यहाँ लिख भी सकते हैं, ये देखें 1,44,034 जमा वो कैश सेल वाला कैश कितना था, हाँ वो जो मैंने वहां 40% निकाला 1,09,200, ठीक है। इनको ऐड किया, टोटल कितना बना 2,53,234। जो मैं बात कह रहा था कि सारी सेल भी यहां लिख देंगे तो ये डायरेक्ट कैश इतना इधर से भी निकल आना था, ठीक है। लेकिन चूंकि उसने एक ब्रेकअप दिया तो ये थोड़ी सी वर्किंग बना ली हमने, ठीक है। अगर ना ब्रेकअप दिया होता तो आप यहाँ पर टोटल सेल की फिगर लिखें, यही वाला 2,53,234 यहाँ आ जाएगा। जाहिर है इतनी इधर सेल बढ़ जानी है, उतना ही उधर बैलेंस बढ़ जाना है, ठीक है। तो ये क्या आ गया जी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ रिसीवेबल। अब हम आगे चलते हैं, अगली बात है कैश पेड फॉर परचेजेज एंड पेएबल, कि हमने परचेजेज और पेएबल के लिए कितना कैश पे किया। ये कहां से निकलेगा, अगर तो को कैश परचेजेस का ब्रेकअप दिया हुआ है एक, तो वो कैश आ गया, उसके अलावा हमने क्या करना है, पेएबल अकाउंट बनाना, ठीक है। जब हम पेएबल अकाउंट बना लेंगे तो अल्टीमेटली उससे भी कैश पेमेंट निकल आएगी, लेकिन यहाँ कोई कैश परचेजेस का ब्रेकअप नहीं दिया हुआ, तो सीधा सीधा क्या होना है, सीधा सीधा इधर पेएबल अकाउंट बनना है। मैं यहाँ बनाने लगा हूँ, ये दो मेजर वर्किंग होती है इसकी, ये पेएबल अकाउंट है, ओके। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है जी, ये हमें पता चलेगा बैलेंस शीट में पेएबल अकाउंट से, डायरेक्ट मेथड है ना, इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस साथ मिला मिलू के डायरेक्ट कैश फ्लो निकल रहे हैं। ये रहा पेएबल, ये ओपनिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस, 39,000 और 42,000, चले जी, ये आ गया जी 39,000 और ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया 42,000। अब क्या होना है जी, अब हमने इधर परचेजेस को क्रेडिट करना है, ठीक है। कोई डिस्काउंट रिसीव हुआ होगा तो उसे डेबिट करेंगे, और ऐसा अगर कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो यहां पर कैश पेड आ जाएगा, ठीक है। ये कैश की फिगर आ जाएगी कैश पेड की। अब परचेजेस डायरेक्ट हमारे पास नहीं होती, हमारे पास हो भी सकती हैं, उसने बताया हुआ कि कॉस्ट ऑफ सेल में परचेजेस इतनी है, तो अगर ना हो तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट बना के परचेजेस निकालनी है,
तो हम क्या करने लगे हैं जी, हम यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट बनाने लगे हैं। ये देखें, ये कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट, इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक कितना है जी? 45,000। और क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक 58,000। अगर इसके अंदर कोई और आइटम ना हो, सिर्फ परचेजेस ही हों, तो क्या करेंगे? यहां कंप्रीहेंसिव की फिगर यहां से निकलती है, वो हमें दी हुई है, तो बैलेंसिंग फिगर परचेजेस निकल आए। कंप्रीहेंसिव की फिगर यहां क्रेडिट होके कंप्रीहेंसिव में डेबिट होती है, और फिर इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो डेबिट साइड पर जो फिगर आएगी, हाँ कल मुझे उसने ये बात समझाई थी बच्चे ने, कि जब मैं इधर इशारे शुरे कर रहा होता हूँ तो वो बच्चों को नजर नहीं आ रहे। तो वो जो कंप्रीहेंसिव की फिगर है, ये तो नजर आ रहा होगा। जो कंप्रीहेंसिव की फिगर है वो यहाँ पर, ये देखिए मैं टिक लगाने लगा हूं, ये कंप्रीहेंसिव की फिगर यहाँ पर क्रेडिट होके, ये जहां मैंने कंप्रीहेंसिव लिखा है कॉस्ट ऑफ सेल में, तो डेबिट कहाँ होती है? कंप्रीहेंसिव इनकम स्टेटमेंट के अंदर डेबिट हो जाती है। और फिर यहां पर जो फिगर निकलती है, ये मैं लिख रहा हूं, वो फिर क्या होती है? वो परचेजेस निकल आती है। ठीक है। अब अगर तो कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर और कोई आइटम मौजूद ना हो, तो फिर कंप्रीहेंसिव की फिगर कॉस्ट ऑफ सेल में क्रेडिट करूंगा, वो मुझे पता है कंप्रीहेंसिव में दी हुई है, और बैलेंसिंग करके परचेजेस निकल आएंगी, परचेजेस को पेएबल अकाउंट में पुट करूंगा और कैश पेड निकल आएगा। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर कोई और ऐसा एलिमेंट, नॉन कैश एलिमेंट दिया हुआ हो, जैसा कि शायद इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दी हुई, वो कल हसन साहब पूछ रहे थे कि जी वो जो डेप्रिसिएशन है वो तो वो कॉस्ट ऑफ सेल में क्यों गई है? वो तो कॉस्ट ऑफ सेल है। तो भाई कॉस्ट ऑफ सेल में उन आइटम की डेप्रिसिएशन ही जा सकती है जो कि प्रोडक्शन के अंदर मशीनें यूज हो रही हैं। ठीक है। तो उसने बताया हुआ जी टोटल डेप्रिसिएशन इतनी है, सवाल निकालो जी जरा। उसने हमें बताया हुआ है पीछे आगे कि ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 22.5 मिलियन, 70% ऑफ डेप्रिसिएशन वाज चार्ज टू द कॉस्ट ऑफ सेल। यानी 22 मिलियन का 70% जो है वो क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल की डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो कैलकुलेट करो 22.5 का 70%, 15 पॉइंट। तो ये वो डेप्रिसिएशन है जो कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर डेबिट हुई है। ठीक है। तो निकालें सॉल्यूशन। तो यहां पर डेप्रिसिएशन भी आई हुई है, ये मैं इधर ये इसको ये मैं ग्रीन पेन से लिखने लगा हूं। डेप्रिसिएशन भी यहां आई हुई है, कितनी? मुझे बताया गया है जी 22.5 का 70%, 15,750। ये डेप्रिसिएशन, यानी कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर डेप्रिसिएशन भी शामिल है ना। तो कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन इतना एक्सपेंस इधर चार्ज हुआ है, और बाकी डेप्रिसिएशन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में चार्ज हुई है। और कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर कितनी है जी? कॉस्ट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम से देखें जी, 1,87,500। चलो जी निकालो, ये आ गया जी 1,87,500। ठीक है। अब जब मैं इसकी बैलेंसिंग करूंगा यहां पर, ये टोटल आप खुद लगाएं, ये टोटल आप खुद लगाएं, तो जब मैं बैलेंसिंग करूंगा तो ये परचेजेस की फिगर निकल आएगी। कितनी है जी? 1,84,750, ये फिगर निकल आई। ये यहाँ डेबिट और पेएबल अकाउंट में क्रेडिट 1,84,750। लो जी, अब हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे, और यहाँ पर जो फिगर निकलेगी इस ब्लॉक के अंदर जो मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, वो कैश पेड निकल आएगा। और वो कितना है जी? 1,81,750। ये इधर आ जाएगा जी। इधर हम कैश फ्लो बना रहे हैं 1,81,750। ये क्या हो गया? कैश आउटफ्लो हो गया। ये हसन हैंड रेज कर रहा था, अब पूछो क्या प्रॉब्लम है इसका?
हाँ जी, सर ये डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी जो अभी आपने किया कॉस्ट ऑफ सेल में? इसकी एंट्री होगी, पहली एंट्री होगी डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और उसके जी बाद डेप्रिसिएशन की एलोकेशन होगी, डेप्रिसिएशन क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, जैसे हर एक्सपेंस क्लोज होता है। पहली ठीक है एंट्री सर, होगी थैंक यू। डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और फिर जी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, बाकी से डेप्रिसिएशन क्रेडिट और एडमिन डेबिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट नील हो जाएगा, कुछ कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ी चली जाएगी, कुछ एडमिन में चली जाएगी। सर, थैंक यू। ओके, अच्छा जी, क्यों जी यहाँ तक क्लियर है जी? सबको हैंड रेज करके बताएं जरा, मुझे हैंड रेज करके मुझे बताएं कि ये सब क्लियर है, क्योंकि इसके बाद हम जो क्वेश्चन जिस मेथड का होगा उसी तरह से करेंगे। ये मैं एक क्वेश्चन इसलिए दोनों तरह से कर रहा हूं ताकि जिस बंदे को ये काम दोनों मेथड से करना आता है, इसका मतलब है उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया। हाँ जी, देखो जी, सबको पता चल गया, जरा इसको इनलार्ज करो ना। हाँ, कोई कोरोना तो नहीं बैठा हुआ इनमें? चेक करो जरा, जिसको समय ना लगे। ओके, डन जी, माशाल्लाह, सबको पता चल गया जी, मोस्ट ऑफ। और जो सोया हुआ है उसकी कोई गारंटी नहीं मैं दे सकता, एनीवेज। अच्छा जी, जी आतिफ नईम, आतिफ नईम क्या कुछ पूछना चाह रहा है या वैसे ही हैंड रेज किया हुआ? आतिफ कोई क्वेश्चन जी है? सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ बताएं, पूछे पूछे। सर ये जो हम business कर रहे हैं और हम taxation को non cash non आपकी आवाज कट रही है यार, आपकी आवाज कट रही है। उस दिन भी लास्ट क्लास में भी आपके माइक का यही मसला था। सर अब ठीक है? अब सर अब सही ठीक है, है? अब सही हुई है जी। अच्छा, सर ऐसा ना कि जब हम दूसरे मेथड से कर रहे थे डेप्रिसिएशन को हम नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में लेके चलते हैं, जी भाई, जी भाई। तो अब ये जो ये मेथड है हमने इसमें इसकी एलोकेशन की है, दूसरे मेथड में हम इसको एलोकेट किए बगैर ही टोटली डेप्रिसिएशन को उधर करके हाँ, वहां तो नॉन कैश आइटम वहां में। तो मकसद यही था ना कि प्रॉफिट में से नॉन कैश डेप्रिसिएशन निकाल देनी थी। वो चाहे कॉस्ट में पड़ी हुई ठीक थी, है, चाहे एडमिन में पड़ी हुई थी, उस सारे का इम्पैक्ट प्रॉफिट में आया हुआ था ना। तो हम प्रॉफिट को ही प्योर कर रहे थे, तो प्रॉफिट में से सारी डेप्रिसिएशन हमने रिवर्स कर दी थी। वहां पर एलोकेशन कर, ठीक वहां है। पर मैंने अलग अलग थोड़ी की थी कि कॉस्ट ऑफ सेल के नॉन कैश आइटम, एडमिन के नॉन कैश आइटम। मैं तो नॉन कैश सारे के सारे ही रिवर्स कर रहा था। ठीक है, तो सर अब ये कि जो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो आंसर आएगा, जो भी हमारा आउट फ्लो होगा, इनफ्लो हो आउटफ्लो हो, वो दोनों तरह के मेथड से सेम आता है। एग्जैक्टली सेम आएगा। अभी हम प्रूफ करेंगे, देखिएगा। चलिए ठीक है सर, मैं नेक्स्ट ओके, क्वेश्चन में फिर आपसे पूछता हूँ। ये मुझे बस यही चीज़ क्लियर करनी है, मैंने ये ओके, करके अभी यूज टू हो जाएंगे, पता चल जाएगा। क्लोज करेंगे। अच्छा जी, ये आ गया जी। उसके बाद हम इनकम स्टेटमेंट पे जाके बाकी कैश फ्लोज देखते हैं जो कि ऑपरेशन से रिलेटेड हैं। ठीक है जी, अब आ गया जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, अगर कोई ओपनिंग क्लोजिंग पेएबल प्रीपेड ना हो, कोई इसके अंदर डेप्रिसिएशन ना हो, तो ये सारा कैश आउटफ्लो होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ एक्सपेंसेस जो हैं वो पेएबल भी हो सकते हैं, प्रीपेड भी हो सकते हैं। तो जो इंट्रो के अंदर वन अकाउंट मेथड के साथ पड़ा हुआ है ना, कैश कैलकुलेट करना या एक्सपेंस कैलकुलेट करना, प्री पेमेंट्स और अक्रूवल वाले चैप्टर के अंदर वो काम आ रहा है अब हमारे। ठीक है, तो निकालें जी जरा 46,766 ये एक्सपेंस है। देखें कोई ओपनिंग क्लोजिंग पेएबल है? देखें, ये देखिएगा, एक्रूड लायबिलिटीज ये दी हुई है। एक्रूड लायबिलिटीज क्या है? कोई ओपनिंग क्लोजिंग पेएबल है। ठीक है, तो लिहाजा इसका भी अकाउंट बनेगा और मैं एक्सपेंस पेड निकालूंगा। ठीक है, निकालें जी जरा। अब इसके अंदर क्या हो सकता है? सोल्यूशन 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 ऊपर कर लें थोड़ा सा, इधर को कर लो। हाँ, यहाँ यहाँ और इधर करो वर्क, बस ठीक है, बस 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 वो रहने दो। ओके, अभी क्या हो सकता है? हो ये सकता है जी कि एक्सपेंसेस की प्री पेमेंट्स भी हो और एक्सपेंसेस का प्रीपेड भी हो, सॉरी पेएबल भी हो। तो मैंने ये देखना है, मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस अकाउंट बनाना है वन अकाउंट मेथड के तहत।
ऑपरेटिंग एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। अब अगर कोई ओपनिंग पेएबल है तो वो क्रेडिट साइड पर लिख दें, क्लोजिंग पेएबल है तो इधर लिख दें, और अगर कोई प्रीपेड है तो इसी अकाउंट के अंदर इधर डेबिट साइड पर लिख दें, यहां इस जगह पे यहां, और क्लोजिंग प्रीपेड है तो इधर लिख दें जहां मैंने डैश लगाई है। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में प्रीपेड नहीं है, अगर हो तो आगे क्वेश्चन में आएंगे। तो चाहे हो सकता है ना यार कि इलेक्ट्रिसिटी पेएबल हो, ठीक है, सैलरीज पेएबल हो, और रेंट प्रीपेड भी तो हो सकता है। तो कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेएबल हो सकते हैं, कुछ प्री, तो एक ही अकाउंट में वो सारा कुछ हैंडल हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो नॉन कैश एक्सपेंस है कोई, वो भी यहां से आपने माइनस कर देना है, वो भी इधर आया हुआ है। मसलन जैसे कॉस्ट ऑफ सेल में डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, उसी तरह जो बाकी डेप्रिसिएशन है वो मेरी इनकम स्टेटमेंट में मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। निकालो जरा इनकम स्टेटमेंट। ये बहुत समझने की बातें हैं। यहां पर डेप्रिसिएशन किसी जगह यार होनी चाहिए ना, बाकी वाली। ये 70% तो उसने कह दिया यहां शामिल है, बाकी 30% या यहां हो सकती है, इनकम में तो हो नहीं सकती। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये टैक्स एक्सपेंस है, तो फिर वो कहां गई 30% डेप्रिसिएशन? वो डेफिनेटली इसके अंदर मौजूद है, 40,766 के अंदर। तो जिस तरह मैंने कॉस्ट ऑफ सेल में से डेप्रिसिएशन का इफेक्ट दिया था, इसी तरह ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर भी वो बाकी जो 30% डेप्रिसिएशन उसका इफेक्ट देके, ओपनिंग क्लोजिंग पेएबल लिख के, ओपनिंग क्लोजिंग प्रीपेड लिख के, बाकी जो अमाउंट आएगी वो क्या होगी? वो आपका कैश पेड निकल आएगा, ठीक है। तो निकालें जी जरा, डेप्रिसिएशन कितनी बनी बाकी वो जो 30% है? 6,750। वो डेप्रिसिएशन इधर डेबिट हुई है। ये हसन ने अभी मेरे से एंट्री पूछी थी, मैंने कहा था कुछ डेप्रिसिएशन की है, पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री होनी है, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड। बन गई डेप्रिसिएशन टोटल 22.5 मिलियन। फिर उस डेप्रिसिएशन की एलोकेशन की एक एंट्री है, 70% कॉस्ट ऑफ सेल टू डेप्रिसिएशन, 30% ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट नील हो गया और वो डेप्रिसिएशन दो जगह एलोकेट होगी, कुछ कॉस्ट ऑफ सेल में चलेगी, कुछ उधर चलेगी। तो ये कितनी बनेगी? ये 30% जो है जी 6,750। इसके अलावा भी हमारा कोई नॉन कैश एक्सपेंस है, बैड डेट्स है, ठीक है, प्रोविजन भी है, ठीक है। तो हमने एक एंट्री की हुई है बैड डेट्स टू रिसीवेबल, ठीक है। तो वो बैड डेट भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में शामिल हैं, वो भी इधर हम डेबिट करेंगे, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो इधर बैलेंसिंग फिगर जो निकलेगी वो कैश बन जाएगी, ठीक है। हालांकि बैड डेट तो कैश एक्सपेंस नहीं है, मैंने पेमेंट कहीं नहीं की बैड डेट्स की, ये बैड डेट्स आ गए। कितने हैं जी? 7,000, हाँ वो 7 मिलियन के। ओपनिंग पेएबल कितना है जी इसका? 98,000, 18,000। क्लोजिंग पेएबल कितने हैं? 20,000। अच्छा जी, अब बैड डेट्स के अलावा प्रोविजन भी क्रिएट हुई है, ठीक है। प्रोविजन कितनी क्रिएट हुई है जी? ओपनिंग प्रोविजन और क्लोजिंग प्रोविजन का डिफरेंस देख लें कितना है। वो कम हो रहा है तो क्रिएट हुई है, लेस हो रहा है तो रिवर्स हो रही है। तो वो मेरा ख्याल ज्यादा हो रही है, मतलब प्रोविजन ज्यादा हो रही क्लोजिंग, तो प्रोविजन क्रिएट होके प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट हुई है, मतलब बैड डेट्स टू प्रोविजन एंट्री हुई है। और अगर क्लोजिंग प्रोविजन कम हो और ओपनिंग ज्यादा हो तो इसका मतलब प्रोविजन कम हुई है, यानी एंट्री हुई है प्रोविजन डेबिट और बैड डेट अकाउंट क्रेडिट, तो उसका मतलब है बैड डेट। तो अब यहां पर प्रोविजन बढ़ी हुई है, कितने से बढ़ी है? 700। ये देखें, ये प्रोविजन का अकाउंट बना के देख लें। अब ये वो इंट्रो की बातें हैं यार सारी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ओपनिंग बैलेंस कितना है वो डेटर से रिवर्स चल के कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। हमारे रिसीवल कितने थे? ये थे रिसीवल 59,574, इनका 6% थी, कितनी थी वो? 35,3574। और क्लोजिंग प्रोविजन कितनी थी? वो क्लोजिंग रिसीवल का 6% थी, 72,340 का 4340। अब इसकी जब मैं बैलेंसिंग करता हूं, ठीक है, तो क्या होता है, मैं वो बैड डेट को डायरेक्ट एक्सपेंस कर लूं
या मैं बैड डेट की एंट्री यहां करके फिर बैलेंसिंग फिगर निकालूं, एक ही बात है। ये फंडा मैं आपको बहुत दफा ये बता चुका हूं, ठीक है। तो ये 4340 इधर आई बैलेंसिंग फिगर, तो ये किधर जानी है, ये बैड डेट अकाउंट में जानी है, और बैड डेट अकाउंट ने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाना है, ठीक है। कितनी अमाउंट है जी, 76। ये क्रेडिट और ये वाला अकाउंट 766, ये अकाउंट नंबर, ठीक है। ये क्या है, प्रोविजनल बैड डेट्स, ठीक है। अब जब मैं इसकी बैलेंसिंग करूंगा, कोई ओपनिंग प्रीपेड नहीं है, तो यहां जो फिगर आएगी वो कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस आ जाएगी, ठीक है। अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है इसके अंदर। कितनी अमाउंट है जी, बैलेंस करें, ये टोटल लगाया, ये टोटल लगाया 30,250, ठीक है जी। ये जो फिगर ये मैं रेड से ब्लॉक कर रहा हूं, ये बेसिकली क्या है, ये कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस है, ठीक है जी। चलें जी, एक मिनट मैं करता हूं, कर दिया, चलो 30,000 इधर लिखेंगे, कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 30,600 700 250, ये भी कैश आउटफ्लो हो गया, डायरेक्ट कैश फ्लो निकल रहे हैं, ठीक है। ये देखें, ये कौन सी फिगर आई है, ये वाली फिगर आई जो मैंने वो कैलकुलेट की है, ये 30,250 ये रही। ये अगर मैं इसको स्टार करता हूं यहां पर, ये वाली फिगर, ये ब्लू स्टार मैंने लगाया, 30,250 ये फिगर यहां पर आई है। क्यों जी, क्लियर है ये सारा मसला? किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें जी, क्वेश्चन वाला बंदा हाथ खड़ा करेगा, किसी का क्वेश्चन है तो। जी अदनान। सर अगर हम ये रिसीवेबल में से ये नेट ऑफ ना करते तो हमें ये फंडा करना ही नहीं पड़ता था, हम उसको नेट ही लिखे रहने देते तो। नहीं भाई, वो वर्किंग गलत हो जाएगी। जो ओपनिंग रिसीवेबल होते हैं वो नेट ऑफ होते नहीं है, समझ लग गई बात की? जी सर, वो आपका लेकिन वो अगर वो एग्जामिनर क्रॉस कर देगा भाई, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट नेट ऑफ थोड़ी होता है ओपनिंग बैलेंस। ठीक हो गया सर, समझ लग गई बात की? हाँ जी, क्रॉस करो जी इसको। ओके जी, आगे चलते हैं जी। सोल्यूशन पे ओके, अब आए जी जरा क्वेश्चन के ऊपर, फिर इनकम स्टेटमेंट पे चले जाएं। अब यहां तक हम पहुंच गए, हम डायरेक्ट कैश फ्लो निकालते गए, हमने इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, जो इसमें से निकलना था, ये तो टोटल है, इसका भी निकाल लिया। अब आगे अदर इनकम, ये अदर इनकम, ये मैं यहाँ पर हिस्टोरिक लगा रहा हूँ, ठीक है, 11,200। इसमें सबसे पहला काम ये देखना है कि क्या कोई ऑपरेटिंग इनकम है इसके अंदर, तो उसका कैश फ्लो निकालेंगे। अगर ये सारा ही नॉन ऑपरेटिंग हो तो इसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये मुतलका एक्टिविटी में जाके कैश फ्लो इफेक्ट लेगा, ठीक है। तो इसका कुछ ब्रेकअप दिया हुआ है, ये देखें, अदर इनकम कंप्राइज ऑफ 3 मिलियन ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल, इसका कोई ताल्लुक मेरे ऑपरेशन के साथ नहीं है, लिहाजा 11,200 में से 3,000 तो ये निकल गया, ठीक है। बाकी क्या बचा जी, अगले पेज पे चलो। मैंने देखना यह है कि इसमें कोई ऑपरेटिंग एलिमेंट है या नहीं है। मेंटेनेंस इनकम 8 मिलियन है, मेंटेनेंस इनकम कितनी है, 8 मिलियन है, यस, ये ऑपरेटिंग एलिमेंट है, ठीक है। अब मैंने देखना यह है कि क्या कोई मेंटेनेंस इनकम कोई वर्किंग कैपिटल चेंजेस के तौर पर तो नहीं आई हुई, कोई ओपनिंग क्लोजिंग प्रीपेड या अनअर्न्ड तो नहीं है, ठीक है। अगर है तो टी अकाउंट बनेगा, नहीं है तो 8 का 8 मिलियन कैश इनफ्लो हो जाएगा, मतलब 8 मिलियन थी, 8 मिलियन ही आ गई तो कैश इनफ्लो हो जाएगा। आगे चलते हैं, डिस्काउंट, ये जो डिबेंचर्स के ऊपर डिस्काउंट है, इसका ऑपरेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ऑपरेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमने ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के तौर पर हमने इसे
वहां पर इसका नेट कैश फ्लो ले लेंगे जितना फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आउट हुआ है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या करना है, अल्टीमेटली 8 मिलियन के बारे में देखना है, इसमें 8 मिलियन का एलिमेंट ही ऑपरेशन का है, तो उसका ये अब चेक कर लें कि वो रिसीव्ड है या उसके अंदर कोई रिसीवेबल है ओपनिंग क्लोजिंग या अनअर्न्ड है। तो चलें अब बैलेंस शीट के ऊपर, ये देखिएगा अनअर्न्ड मेंटेनेंस इनकम ये, और इधर कोई रिसीवेबल मेंटेनेंस इनकम नहीं है हमारे एसेट साइड पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेंटेनेंस इनकम ओपनिंग भी अनअर्न्ड है, क्लोजिंग भी अनअर्न्ड है, ठीक है। तो क्या करें जी, इसकी एक वर्किंग करनी पड़ेगी। ओपनिंग 4000 है, क्लोजिंग 2000 है, निकालें जी जल्दी से। ये रही, हाँ जी। तो हम यहां पर ये मेंटेनेंस इनकम की एक वर्किंग करने लगा हूं। मेंटेनेंस इनकम ओपनिंग बैलेंस कितना है जी 4000, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 2000, और इनकम फॉर द ईयर कितनी है जो कंप्रीहेंसिव में गई हुई है वो इधर आएगी। ये डेबिट और कंप्रीहेंसिव क्रेडिट, वहां उसका इनकम का इफेक्ट है कितना 8000 का। तो अब जब मैं इसकी बैलेंसिंग करूंगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो 10,000 तो यहाँ पर जो 6000 की अमाउंट आएगी ये क्या है, कैश रिसीव्ड। एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट और मेंटेनेंस इनकम क्रेडिट 6000 से। तो ये जो है ये अब इधर हम अपनी यहाँ पर ले लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मेंटेनेंस 6000, ये इनफ्लो है, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। फिर इनकम स्टेटमेंट में चले जाएंगे, कोई और चीज अगर ऑपरेटिंग है तो उसको भी देख लेते हैं। अच्छा जी, इंटरेस्ट तो बाद में डील होता है, ऑपरेशन में ही डील होता है लेकिन आखिर में होगा। टैक्स भी बाद में डील होता है, मतलब इससे पहले हमने एक इनकम निकालनी होती है। वो क्या होती है कि कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, यानी इनडायरेक्ट मेथड में जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद वाला टोटल है वो अब हमारा टैली हो जाना चाहिए। अब जरा बैलेंस शीट देख रहे हैं, उसके अंदर तो नहीं कोई ऐसी आइटम जो इधर आनी थी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी आइटम है जो इधर आनी थी, तो लिहाजा टोटल मार लेते हैं जी, ठीक है। ये देखें जी, यहाँ ये आ गया जी मेरे पास, ये रहा। अब ये जो रिजल्ट होएगा इसको हम क्या लिखेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। हाँ जी, कितना है जी 47,234। प्यारे बच्चे, अगर कल वाला सॉल्यूशन हमारे पास होगा, नहीं होगा। प्यारे बच्चे, अगर कल वाला सॉल्यूशन निकाल के देखें तो इनडायरेक्ट मेथड के साथ भी 47,234 ही, यहां तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्क है। उसके बाद सेम है सारा कुछ, क्या जी, यहां पे लिखेंगे टैक्सेस पेड, वो कल मैंने निकाले हुए हैं, और उसके बाद हम लिखेंगे इंटरेस्ट पेड, वो भी कल मैंने निकाले हुए हैं। कितने थे जी टैक्सेस पेड 27,000, वो आउटफ्लो है 27,500, और टैक्सेस पेड कितने थे, भाई मैंने टैक्सेस पेड ही लिखा है ना, इंटरेस्ट पेड कितना 3500, 3500। ये सब लोग चेक करें कल वाले सॉल्यूशन में। और ये जो फिगर आएगी इसे मैं क्या लिखूंगा, नेट कैश, या सिंपली हम कैश इनफ्लो लिख देते हैं, या नेट भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, चेक करेंगे कितना आया, 16,234, ये इनफ्लो आया। अब जरा चेक करें आपके पास जो कल वाला सॉल्यूशन हुआ है उसके अंदर जाके कि क्या ये उसी तरह से है जो हमने जिस तरह कल हमने किया था। ये 16,234,
चेक करें जी 16,234, क्या ये वही कैश फ्लो आ गया? उसके बाद आगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी उसी तरह है जैसे कल किया था, वो नीचे छापे मारने हैं, और फाइनेंसिंग भी वैसे ही है, और आखिर में जो रिकॉन्सिलेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की वो भी सेम है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताएं कि आप लोगों को समझ लग गई है? किसी को कोई प्रॉब्लम अगर है तो वो शेयर करें, कल वाला अगर क्वेश्चन हमें मिल जाए तो शायद हम दोनों को साथ साथ रख के बता सकें। अगर ये नीचे है मेरा। हाँ, नहीं नहीं, ऊपर होगा। ये जो वर्किंग है थोड़ा सा ऊपर जाओ, ये वाली वर्किंग, ये आज की है, ऊपर जाओ फिर ये निकालो जरा। नहीं, ये तो कल का लेक्चर है, ये निकालो जरा। हाँ, ऊपर जाओ जरा। हाँ हाँ, ये देखें, ये देखें जी, ये देखिएगा जरा, ये 16,234 ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, ये स्कैन रिजल्ट आया, और ये 47,234 ये कल वाला क्वेश्चन मैंने निकाला है जो कि इनडायरेक्ट मेथड के साथ था। तो यहां तक प्रोसेस चेंज हो गया, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये सारा प्रोसेस चेंज हो गया लेकिन रिजल्ट वही आ गया। यहाँ मैंने प्रॉफिट को प्योरीफाई किया है और वहां मैंने हर एक्टिविटी का कैश फ्लो निकाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड का फर्क सिर्फ और सिर्फ इस स्टेप तक था, ये स्टेप तक था, उसके बाद सारा कैश फ्लो सेम है। ठीक है, अब आप दूसरा भी निकाल के इनको दिखा दें जरा, 47,234 और 16,234 जो आज वाला हमने किया है। ठीक है जी, वो किधर गया? ऊपर होगा, ये है। ये देख लेंगे, ये देखें, ये अगर हम इसको देखना चाहें, ये 47,234 ये आ गया, और ये 16,234 ये आ गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली दोनों शक्लों में रिजल्ट वही आया, और लेकिन अप्रोच करने का मेथड जो था वो डिफरेंट था। दोनों मेथड्स के जरिए हम ये कैश फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं आगे होमवर्क दे के इसे क्लोज करूं। जी पूछो जी, क्या कहना चाह रहे हैं? जी हसन। सर ये जो इसके क्वेश्चन के अंदर अदर इनकम दी हुई है, इसका आपने क्या बताया? मैंने बताया 11,200। उसके अंदर उसकी सेग्रीगेशन की हुई है, उसके अंदर 3 तरह की इनकम है। 2 जो इनकम है वो तो ना ऑपरेटिंग है ना वो कैश फ्लो है, यानी गेन ऑन डिस्पोजल वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इसी तरह डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो 8 मिलियन जो था, 8 मिलियन जो था वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी, मेंटेनेंस इनकम, उसका हमने कैश इनफ्लो निकाला टी अकाउंट बना के, वो निकला 6 मिलियन यानी 6,000, वो हमने इनफ्लो के तौर पर ले लिया। सर ठीक है सर, वो जो हमने जो कल किया था मेथड के साथ, तो उसके अंदर तो हमने इसका डिबेंचर्स का 200 भी हमने एज ए इनकम ट्रीट किया था। वो चूंकि इसके अंदर शामिल था तो हमने नॉन कैश के तौर पर उसे रिवर्स किया था। ओके, थैंक यू सर। और जी मोहम्मद उमर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये क्वेश्चन के अंदर तो गिवन है कि डेप्रिसिएशन का 70% कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज कर दें, लेकिन सर ये कब चार्ज करते हैं हम? वैसे लॉजिक क्या है इसकी? डेप्रिसिएशन हम कॉस्ट ऑफ सेल को जब एसेट जो हैं वो आम तौर पर ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस जो हैं जिनके अंदर मशीनरी यूज करके कोई एसेट बनते हैं, फैक्ट्री की बिल्डिंग यूज करके इन्वेंट्री बेसिकली बन रही होती है, तो उन एसेट्स की डेप्रिसिएशन जो इन्वेंट्री की मैन्युफैक्चरिंग में जो एसेट यूज होते हैं उनकी डेप्रिसिएशन इज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल। सही हो गया सर। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी।
जी अदनान मिर्जा भी कुछ कह रहा है जी, पूछो इससे भी। जी भाई, जी अदनान मिर्जा। सर ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जो होती है सर, ये हमारा ऑपरेशन एक्टिविटी होगी कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी? ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी वो आमतौर पर कॉन्ट्रैक्टर की इनकम के अगेंस्ट होती है, तो वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो सर अगर हम ये आगे नीचे कर देंगे तो नंबर हमारे काटेंगे, यानी अगर हम क्या? ऑपरेटिंग को बिल्कुल ऑपरेटिंग बिल्कुल काटेंगे, 2 दफा काटेंगे। एक दफा उसे ऑपरेटिंग में ना लेने की वजह से काटेंगे और दूसरी जगह उसे इन्वेस्टिंग में लेने की वजह से काटेंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। यानी दोनों एक्टिविटी का कैश फ्लो गलत हो गया, 2 दफा कटेंगे नंबर। ओके ठीक जी, हो गया। अच्छा जी, अब आप लोगों ने करना ये है जी कि कल आप लोगों ने एग्जाम्पल 2 की थी, कल और परसों इनडायरेक्ट मेथड के साथ। आज आप लोगों ने एग्जाम्पल 2 करके आनी है डायरेक्ट मेथड के साथ, और पूरी मुकम्मल करके आइएगा। बेशक वही छापा लगा के इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का कैश फ्लो नीचे लिख के रिकॉन्सिलेशन तक करके आइएगा। पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। यानी ये जो ट्रेंगो लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने जिस तरह अब उसने रिक्वायरमेंट में दिया हुआ है, रिक्वायरमेंट में क्या दिया हुआ है जी, देखें जरा क्या लिखता है, क्या लिखता है जी। रिक्वायरमेंट कहाँ है? हाँ जी, ये डिस्कशन मोड में है। ये यहाँ पर लिखता है यूजिंग डायरेक्ट मेथड, आपने इसका कैश फ्लो बना के लाना है। ठीक है, तो ये देखें उसमें जैसे आपने इसके सोल्यूशन को नहीं देखना, मैंने आपको समझा दिया, मतलब तब आप खुद सारा करके आए। ऑपरेटिंग का कैश फ्लो भी निकालें, फिर इन्वेस्टिंग का तो कल का निकला हुआ है वो नीचे लिख लें, फिर फाइनेंसिंग का भी कल का निकला हुआ है वो लिख लें, फिर नीचे रिकॉन्सिलेशन भी कल की बनी वो लिखें। पूरा एक क्वेश्चन मुकम्मल कर लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग मजीद बेहतर हो जाएगी। और जो आज क्वेश्चन किया है, आपके पास टाइम तो बहुत होगा क्योंकि घर से तो निकलना नहीं है, पहले उसे दोबारा कीजिएगा और फिर क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट कीजिएगा। कल इंशाल्लाह अब हमने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलना है। कल इससे आगे कुछ सवाल मैं किया करूंगा, कुछ आपको घर से करने के लिए दूंगा। अच्छी खासी प्रैक्टिस है इसकी, लेकिन जो प्रैक्टिस करेगा उसे ही कुछ ना कुछ आएगा। अल्लाह मियां आपको और हमें अपनी ज़बान में रखिएगा, घर पे रहिएगा। टेलीविजन वाले तो केस कम बताई जा रहे हैं क्योंकि टेस्ट कम करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। इसलिए टेलीविजन की इंफॉर्मेशन के ऊपर जाके इसको इजी मत लीजिएगा, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे वजीर कह रहे हैं कि जी जुलाई जो है वो पीक होगा, जबकि हमारे फिगर्स पिछले 4-5 दिनों से उसके उलट बता रहे हैं कि जी ये डाउन होना शुरू हो गया। तो डाउन नहीं हो रहा, सिर्फ टेस्ट कम हो रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।